दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम कॉरल यूज़ करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमें मुश्किल होती है। तो मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, तो कॉरल यूज़ करते हुए आपको इनको हमेशा ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं किया अभी, या कुछ मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैं ऐसे ही यहाँ पे कलर पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको देखिए ये वाला मैसेज होगा, तो आपने इस मैसेज को ध्यान से समझना है। तो इस मैसेज में लिखा गया है कि आपने जिस कलर पे या जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, क्या मैं उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दूं। यानी अगर आपने जैसे रेड कलर पे क्लिक किया था तो वो हमेशा के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो हमेशा उसमें रेड कलर भरा आएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे टिक किया हुआ है, तो मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ और मैंने यहाँ पे जस्ट ओके किया। तो आप देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लिया और इसको यहाँ पे बनाया। तो अब देखिए यहाँ पे पहले से जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था वो पहले से भरा आ रहा है। चाहे मैं यहाँ पे सर्कल को, एलिप्स को चूज़ कर रहा हूँ तब भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। या फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को भी ट्राई करके देखता हूँ, तो टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो उसमें ऐसा कलर पहले से ना फिल हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉरल को बंद करने के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं, वो सोचते हैं शायद कॉरल में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे ही वो मैंने बटन प्रेस किया था, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए वो बटन था, तो अगर आप ओके कर देते तो हमेशा के लिए वो चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले आप इसको वैसा ही डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो जैसे पहले था, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी कलर पैलेट को ओपन करना है। यहाँ पे जहाँ कहीं भी आपको आपका डिफ़ॉल्ट कलर जो भी आप रखना चाहते हो कि कुछ भी ऑब्जेक्ट आप बनाओ तो वो हमेशा वही कलर फिल हो, तो आप वो चूज़ कर लीजिए। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट उस टाइम में सिलेक्ट नहीं करना। अभी ये सिलेक्टेड था तो इसमें वाइट कलर फिल हो गया, तो मैं अभी बाहर विंडो पे कहीं भी प्रेस कर देता हूँ तो अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं है इसके अंदर। और अब की बार मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा कलर पे, तो वही सेम विंडो आएगी। तो ये पूछ रहा है कि आप वाइट कलर किस किस ऑब्जेक्ट के लिए रखना चाहते हो। तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट का मतलब जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे, या फिर आप कॉल आउट्स बनाओगे, कोई डायमेंशन बनाओगे, या फिर कोई ग्राफिक वाली इमेज बनाओगे, या फिर कोई टेक्स्ट लिखोगे, तो उसका सबका क्या वाइट कलर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमेशा हम कुछ भी बनाए तो वो वाइट कलर में आए, तो आप यहाँ पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिलहाल मैं ग्राफिक के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ओके किया। तो अब मैं फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेता हूँ, चाहे कुछ भी आप लेके देखिए क्या वो वैसा बन रहा है जैसा आपने बनाया इसको। तो देखिए इसकी सेटिंग पहले से ठीक हो चुकी है। तो आप ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी सेटिंग ख़राब होती है तो आप कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जैसे हम कुछ भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो इतना बड़ा आ जाता है, या फिर उसमें हमने कलर फिल नहीं किया होता तो वो पहले से ही फिल होता है। तो उसका जवाब भी सेम ही यही है। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए बगैर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे ऐसे ही क्लिक कर दिया बगैर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऊपर फ़ॉन्ट आता है। ठीक है, अभी मैंने कुछ टाइप नहीं किया, बगैर टाइप किए ही मैं यहाँ पे जैसे ये चीज़ चूज़ कर लेता हूँ। तो अब देखिए साथ के साथ वो मैसेज आ गया। तो वो पूछ रहा है कि आप क्या का टेक्स्ट हमेशा के लिए रखना चाहते हो जब भी आप कुछ टाइप करो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हम रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आप ओके कर सकते हो, नहीं तो आपको इसे कैंसिल करना है। ठीक है, अगर मैंने इसे ओके कर दिया, अब मैं कुछ भी टेक्स्ट कहीं भी लिखूँगा तो वो उसी गिवन जो भी मैंने दिया था उसी साइज़ में हमेशा टाइप होगा। ठीक है, अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपना रखना चाहते हो फ़ॉन्ट आप रख सकते हो। अगर आपका ऐसे कलर आ रहा है ऐसे टेक्स्ट के अंदर, तो आपने क्या किया होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अभी जो है रेड कलर ले लिया। ठीक है, तो वही सेम स्क्रीन आ गई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ और आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे टिक करके ओके कर दिया। अब मैं कुछ भी करूँगा टेक्स्ट के अंदर तो वो रेड कलर में ही आएगा जो मैंने यानी कि कलर चूज़ किया था। तो देखिए मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो रेड। तो अगर हमारी ऐसी सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अब कई बार क्या होता है कि हमने हर जगह पे ऐसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग की होती है और हमें याद नहीं रहता कि हमने कहाँ कहाँ उस चीज़ को किया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि कोरल हमारी दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाए जैसे वो पहले थी। तो इस केस में आप लोग इसकी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी कर सकते हो।
अगर आपसे कोरल ड्रॉ में ऐसा कुछ भी हिल जाता है, कोई सेटिंग आपसे जो आप नहीं करना चाहते थे वो हिल जाती है, मीनू बार नहीं मिल रही है, आपने काफ़ी ट्राई कर ली फिर भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको वो कोई एरर दे रहा है किसी भी टाइप की जो पहले नहीं आती थी, कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करने से पहले कीबोर्ड से F8 का बटन प्रेस करके रखना है और फिर आपने कोरल ड्रॉ पे क्लिक करना है खोलने के लिए। जैसे आप कोरल ड्रॉ पे क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट द करंट वर्क स्पेस विद अ फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारी जो सेटिंग्स है वो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट के ऊपर कर देगा, तो आपने इसको येस कर देना है। और जो भी आपने कोई भी इसमें कस्टमाइजेशन की होगी वो पहले की तरह रीसेट हो जाएगी, यानी जैसा आपने कोरल स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम तो वैसा ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हिंट की टूल बार भी यहाँ पे अपीयर होगी, तो अब आप अपनी फाइल पे वैसे ही काम कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी चेंजेस किए होंगे तो वो रीसेट हो जाएंगी। ध्यान रखना इसमें आपकी कोई फाइल नहीं उड़ेगी, जहाँ आपने फाइल सेव किया वो वहीं पे रहेगी, बस उसकी रीसेंट लिस्ट इसमें नज़र नहीं आएगी। अगर आप कोरल का 16 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको नीचे यहाँ पे एक टूल बार मिल जाएगी, यहाँ अलग से स्टेटस बार के बिल्कुल ऊपर। तो यहाँ पे जो भी रिसेंट कलर आप यूज़ करोगे तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया और कुछ शेप्स मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक दो शेप्स बना ली हैं। साइड में मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे जस्ट प्रेस करके इसके अंदर ही कलर फिल कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके इस लिस्ट को थोड़ा सा एडवांस में ओपन किया तो यहाँ से जैसे मैंने कोई भी कलर चूज़ किया और इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके मैंने एक और कलर चूज़ कर लिया। अब देखो ये तीनों कलर हमारी रीसेंट लिस्ट में आ चुके हैं। यानी अगर आपको जिस फाइल में आप काम कर रहे हो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपने कलर जल्दी से यूज़ करने हैं तो आप जल्दी से इन कलर्स को यहाँ से ले सकते हो जो उस फाइल के अंदर रिसेंटली यूज़ हुए हैं। तो ये देखिए, तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसके अंदर एट्रीब्यूट आईड्रॉपर टूल ये किस काम में आता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल डाटा बना रखा है, तो आप देख सकते हो सैम्पल डाटा को। और यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़े हैं जो जिनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं लगा। अब मान लीजिए यहाँ से ये इफेक्ट या इसका एट्रीब्यूट जैसे हेलो के ऊपर हमने कुछ लगा हुआ है ग्रीन कलर या इसका जो भी फॉन्ट है या इसके आउटलाइन का जो भी कलर है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंटैली के अंदर उसको फिल कर दें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे एट्रीब्यूट आईड्रॉपर पर, उसे सिलेक्ट कर लेना है और सबसे पहले जहाँ से आपको वो इफ़ेक्ट चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पे ये बकेट नज़र आएगी। आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके उस बकेट को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तब देखो जो हेलो में डिज़ाइन स्टाइल फॉन्ट सब लगा हुआ था सब उसके ऊपर अप्लाई होगा। ऐसे ही हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं। जैसे फ्यूचर के ऊपर हमने लगाया है तो हमने क्या करना है, यहीं से सेम आईड्रॉपर को ट्राई करना है। मैंने इस पर क्लिक किया फ्यूचर पे, अब फिर से मैं इंटैली पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखिए सेम फॉन्ट या स्टाइल साइज इसने उसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया, चाहे वो उसकी आउटलाइन का कलर हो, चाहे उसके अंदर का कलर हो या उसका फॉन्ट हो, उसका साइज़ हो, सब वो कॉपी कर सकता है। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, उसको मुझे फिर से इंटैली वाले जो है उसके ऊपर ट्राई करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट नहीं है, तो देखते हैं कैसे काम करेगा इसके ऊपर। तो आपने देखा कि जो इसके अंदर फिल था कलर वो फिल हो गया है और इसकी आउटलाइन का कलर भी आ गया। नए कोरल ड्रॉ में काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने 16 में कोई फ़ाइल बनाई, अब मैंने किसी अपने फ्रेंड को या कहीं भी जहाँ पे मैंने उसको प्रिंट कराना है तो उनके पास जो कोरल ड्रॉ वो है वो पुरानी वर्ज़न का है, जैसे 12 है, 11 है, 13 है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उसके पास पुराना वर्ज़न है तो उसके बीच में भी जाके मेरी कोरल ड्रॉ 16 की फ़ाइल भी ओपन हो जाए। मान लीजिए मैंने कोरल 16 के अंदर या 14 के अंदर कोई फ़ाइल बना ली है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये वाली फ़ाइल पुरानी कोरल ड्रॉ में भी खुले। जैसे मेरे पास अभी जो कोरल ड्रॉ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो X6 है या 16 है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्या करना है, फ़ाइल के मेन्यू में जाना है और जब आप फाइल को सेव करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव करते हुए। फाइल का नेम वो पूछता है,
साथ ही यहाँ पे नीचे हमें एक चीज़ दी होती है कि आप किस वर्जन में फ़ाइल को सेव करना चाहते हो। अगर आपके फ्रेंड्स के पास या किसी दोस्त के पास पुराना वर्जन है तो आप उसी वर्जन के अंदर उस फाइल को सेव कर सकते हो। जैसे उसके पास 13 है, 12 है, 11 है, जो भी आप उसे देना चाहो उस पर क्लिक करो, आप उस फाइल को कोई भी नया नाम देकर सेव कर सकते हो। तो यानी उसके पास जब वो फाइल जाएगी, अगर वो पुराने वर्जन में हुई या लोअर वर्जन में भी हुई, तो उस फाइल को अपने ही प्रोग्राम में खोल के उसमें जो मर्जी चेंजेस कर सकता है या उसे देख सकता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी फाइल को बना रहे हैं इसमें, तो हम चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल वाइट कलर में ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, तो हम फाइल के मेन्यू के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है कि हम उसे किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी इस फाइल को किसी भी जगह पे जैसे सेव कर रहा हूँ, जैसे मैंने राज के नाम से इस फाइल को सेव किया, और जब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ भी अगर आप प्रीव्यू ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो आपको वाइट पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी ये जब फाइल जाएगी कहीं पे तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। मैं फ़िलहाल ओके करता हूँ और मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने फ़ाइल को सेव किया था। तो देखिए एक्सपोर्ट करने के बाद इसका ये वाइट वाला पार्ट वो यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोरल में वो नहीं दिया था लेकिन फिर भी वो आ गया, तो हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी फाइल को हम एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल में आपने जाना है, तो यहाँ पे जब आप इसे एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट आपने अब की बार नहीं करना, आपने प्रेस करना है एक्सपोर्ट फॉर वेब के ऊपर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ भी ऊपर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कि आपने किस फॉर्मेट में रखना है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है PNG फॉर्मेट। अगर आपको उसको ट्रांसपेरेंट करना है तो आपने इसको भी टिक करके रखना है। अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप उसे RGB 24 बिट के ऊपर रख सकते हो। और यहाँ पे रेजोल्यूशन है, तो जैसे मान लीजिए मैं इसे अभी 200 में करूँगा, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो जो अभी मैंने एक इमेज बनाई थी, तो आप देखो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये वाला पार्ट जो है वाइट नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। मैं एक बार फिर से सेव कर रहा हूँ। तो सेव करने के लिए मैंने वही अपनी लोकेशन चूज़ किया। अब की बार मैं राज 2 के नाम से फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ। अब मैं अपनी उसी लोकेशन पे जाके चेक करता हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब देखोगे ये जो वाली जो पुरानी फाइल है यहाँ पे वाइट है पार्ट, ठीक है। अगर मैं उससे अगली फाइल ओपन कर रहा हूँ तो अब देखो यहाँ पे ये जो फाइल आई है, अब इसमें इसका बैकग्राउंड वो वाइट नज़र नहीं आ रहा। यानी अगर आप इस फाइल को कहीं भी यूज़ करोगे तो उसका बैकग्राउंड नहीं नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए इसी फाइल को मैं ड्रैग करके सीधा कोरल ड्रॉ में भी खोल के दिखा रहा हूँ आपको, तो मैंने यहाँ पे सीधा ओपन कर लिया है फाइल, तो आप देखो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड नहीं आ रहा। इवन अगर मैं दूसरी फाइल लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने ये फाइल भी लिया जिसका वाइट बैकग्राउंड है, तो इसको भी मैं कोरल में ओपन कर रहा हूँ। तो अब देखिए इसका पूरा यहाँ पे कॉर्नर से वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। कोरल ड्रॉ में कोई फाइल बनाते हैं तो हम उसके अंदर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, और जब हम उस फाइल को किसी भी पर्सन को सेंड करते हैं, अगर उसके कंप्यूटर में वो फ़ॉन्ट नहीं होते तो हमारी जो कोरल ड्रॉ की फ़ाइल है वो डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, तो उसके लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि जो सारे टेक्स्ट हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, 1 बाय 1 सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आपने जाना है अरेंज के मेन्यू के अंदर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व। इस ऑप्शन को सिलेक्ट होने के बाद क्या होगा, तो हमारा जो ये फ़ॉन्ट है ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपकी ऐसा ही ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, अभी इसका फ़ॉन्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये किसी और के कंप्यूटर में भी जाएगा तो वो उसे एज ए पिक्चर या इमेज की तरह ही ट्रीट करेगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। मैं इसे अभी फ़िलहाल अंडू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे कन्वर्ट टू कर्व किया था तो मैंने इसे अंडू कर दिया। तो ऊपर ही हमें फ़ॉन्ट दिखा रहा है, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद हमें वो फ़ॉन्ट नहीं दिखाता क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब हम चाहते हैं कि जिसको भी हम फाइल अपनी भेजें तो हमने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो फ़ॉन्ट भी साथ चला जाए उसका। तो इसके लिए या तो हमें कंप्यूटर में सभी फ़ॉन्ट्स को ढूंढ के उनको कॉपी करके फ़ाइल में देना पड़ेगा, लेकिन कॉरल के अंदर एक इनबिल्ट ऑप्शन होता है जो ये सारी चीज़ें अपने आप ही बाहर निकाल लेता है। इवन वो उस फाइल की एक एग्जैक्ट PDF बना के भी स्टोर कर सकता है।
हम देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, फाइल के मेन्यू में जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलेक्ट फॉर आउटपुट। तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। तो ये पूछ रहा है कि ऑटोमेटिकली गैदर ऑल फाइल एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच जितने भी स्टाइल हैं, डिज़ाइन है, फ़ॉन्ट है, वो सब कॉपी कर ले, या इसकी आपने CSV फाइल बनानी है। तो मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, उसमें आपने नेक्स्ट करना है। तो अब ये पूछ रहा है कि आपने इसके साथ PDF भी इंक्लूड करनी है प्रीसेट की, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है कि आप इसका CDR वर्जन भी लेना चाहते हो। तो मैंने यहाँ लिया कि PDF भी हमें चाहिए इसकी, और उसकी CDR का मतलब होता है इसकी कोरल ड्रॉ फाइल भी चाहिए, ताकि हम उसमें चेंज कर सकें। और यहाँ पे वर्जन आप चूज़ कर सकते हो जिसको भी आप भेजना चाहते हो। अगर उसके पास पुराना वर्जन है तो पुराने वर्जन में फ़ाइल को सेव करेगा। उसके बाद आपने इसमें नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इंक्लूड डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट्स एंड फ़ॉन्ट लिस्ट। तो क्योंकि मैंने अभी जो पिछला लोगो बनाया था उसके अंदर सिर्फ ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया था, तो यहाँ पे इसने ये फ़ॉन्ट दिखा दिया, जितने भी फ़ॉन्ट उस फाइल में यूज़ हो रहे हैं सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो आपने इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक रखना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है, ठीक है। साथ ही ये इसके कलर प्रोफाइल भी अगर आप भेजना चाहते हो तो इस ऑप्शन को भी आप टिक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, और अब ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे इस फाइल को सेव करना है। तो आपने ब्राउज़ करके लोकेशन दे देनी है। तो मैं फ़ाइल को ब्राउज़ करके जहाँ मैं डालना चाहता हूँ मैं इसे डाल देता हूँ। मैंने टाइम का फ़ोल्डर चूज़ किया, ओके किया, और उसके बाद मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसने एक fonts.txt फाइल बनाई है और एक TTF फॉन्ट की फ़ाइल है, जॉब की इन्फॉर्मेशन है, CDR फाइल है, PDF फाइल है, कलर प्रोफाइल भी साथ में इसने भेज दिया। मैं इसे फिनिश करता हूँ और मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ फाइल बना दी है, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे इसने हमें PDF फाइल भी दी है, साथ में एक कोरल ड्रॉ की फ़ाइल दी है, जो भी फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया। तो फ़ॉन्ट भी साथ में है, यानी जब भी आप किसी को फाइल भेजोगे तो वो सबसे पहले फ़ॉन्ट और इन कलर्स प्रोफाइल की हेल्प से सारी चीज़ें करके अपनी एग्जैक्ट फाइल जो आपने उसे भेजी होगी वो सारी की सारी यूज़ करके देख सकता है और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। दोस्तों, जब हम कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं, कोई भी कोरल ड्रॉ पे काम करते हैं हम, जैसे मैंने कुछ भी बनाया, ठीक है, अब हम उसे यहाँ से अंडू कर सकते हैं, या हम इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करते हैं कीबोर्ड से Ctrl+Z। लेकिन उसकी भी कोरल ड्रॉ में पहले से अगर डिफ़ॉल्ट है तो वो एक लिमिट होती है 20 की। तो मैं चाहता हूँ कि ये लिमिट जो है इंक्रीज़ हो जाए अंडू के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे टूल्स में, ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा वर्क स्पेस, इसके अंदर आपको मिलेगा जर्नल। तो जैसे ही जर्नल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अंडू लेवल्स। तो यहाँ पे रेगुलर 20 दिया हुआ है, तो आप इसे 99 टाइप कर सकते हो। अगर आपने कोई बिटमैप इफेक्ट दिया है तो आप इसको भी इंक्रीज़ कर सकते हो। बिटमैप इफेक्ट अभी हमने शुरू नहीं किए, ठीक है। तो अभी मैं इसे 2 ही रख लेता हूँ। तो मैंने इसे ओके करना है, तो आप इसे 99 टाइम्स बैक ले जा सकते हो इसके अंदर। कोरल ड्रॉ में हर टूल के साथ यहाँ पे शॉर्टकट दिया होता है। जैसे मैं कोई भी टूल प्रेस कर रहा हूँ तो उसका हमें हमेशा शॉर्टकट नज़र आ रहा है। जैसे शेप टूल का F10 है, जूम टूल के बारे में दिया हुआ है, फ्री हैंड का भी आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी बहुत सारे शॉर्टकट हैं, मैं चाहता हूँ कि उन सभी को प्रैक्टिस करूँ ताकि मैं अपना काम आसानी से और इजीली कर लूँ। तो उसके लिए हम देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से शॉर्टकट यूज़ हो सकते हैं या होने चाहिए, या वो कहाँ से पता चलेंगे। तो इसके लिए आपको जाना है फिर से टूल्स मेन्यू के अंदर। यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमारे पास आ रहा है, तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसी के अंदर ही आपको कस्टमाइजेशन मिलेगी, जिसके अंदर एक ऑप्शन और मिलेगा कमांड्स का। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सेक्शन आपके पास आएगा शॉर्टकट की का। आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन और नज़र आएगा व्यू ऑल। आपने इस पर क्लिक कर देना, तो आप यहाँ पे सारे शॉर्टकट जो यूज़ होते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। आप चाहो तो इन्हें प्रिंट भी कर सकते हो और किसी भी फाइल में एज अ CSV सेव भी कर सकते हो।
दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम Corel Draw यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कोई इमेज या फ़ोटो होती है और वो उसका बैकग्राउंड लगा होता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए। तो Corel Draw के अंदर हम इस चीज़ को आसानी से कैसे कर सकते हैं। इवन हमें अगर फ़ोटोशॉप ना चलाना हो, तो अगर आपको फ़ोटोशॉप आता है तो वहाँ भी ये काम आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है ही Corel Draw तो आप कैसे करोगे इस चीज़ को, तो आइए सीखते हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं इस इमेज को थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमने जो टूल सीखे थे उसमें से हम एक टूल यूज़ करेंगे यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी टूल। तो आपने ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने प्रॉपर्टी बार पे जाना है। यहाँ पे आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है यूनिफॉर्म। जब आप यूनिफॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपकी इमेज थोड़ी सी पहले से डार्क थी, वो लाइट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसे ऊपर प्रॉपर्टी बार से और भी थोड़ा सा लाइट या डार्क अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। तो आपको जितना इसकी विजिबिलिटी चाहिए उतनी आप रख सकते हो, क्योंकि हम इसकी अब करने वाले हैं ट्रेसिंग। ठीक है, ट्रेसिंग के लिए हमने इसको थोड़ा सा लाइट किया। तो और यहाँ से हम लेंगे पेन टूल, पर उससे पहले हम जूम टूल को यूज़ करके इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जहाँ पे हम काम करने वाले हैं। तो मैंने इस इमेज में यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट करके माउस से जूम कर लिया। तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया है पेन टूल को। पेन टूल यूज़ करने के लिए आप यहाँ से पेन को ले सकते हो। अगर आपको पेन यूज़ नहीं करना आता तो मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स में आप पेन को यूज़ करना सीख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे समझ आए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। ऐसे तो ये एक लाइन ड्रॉ करेगा, जैसे आप देख रहे हो ना, ये मैंने क्लिक करके माउस का बटन छोड़ दिया। तो मैंने यहाँ पे माउस का बटन क्लिक किया और साथ ही बटन छोड़ा नहीं है, माउस को हिलाया। तो देखो यहाँ भी ऐसे लाइन बना रहा है। तो मैंने इसके साथ बिल्कुल इसके हेयर के साथ लाइन बना के छोड़ दिया। ऐसे ही मैं इसको आगे भी क्लिक करता जा रहा हूँ। जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी और कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब मेरी इमेज यहाँ पे नीचे है, तो आपने क्या करना है, जो सेंटर व्हील का बटन होता है उसे प्रेस करके रखना है, उसे नहीं छोड़ना, और माउस को हिलाना है। तो आपकी इमेज मूव हो जाएगी, वहीं उसी जगह से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे आपने क्लिक करके छोड़ा था। फिर आपने व्हील को छोड़ देना। अब आप देखिए वहीं से आप इसे यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी आपको लगता है कि बॉडी में टर्न आ रहा है तो वहाँ पे आप माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके इस लाइन को कर्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको कर्व किया। ठीक है, अभी मैंने जो यहाँ पे किया हम इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बाद में मॉडिफाई करूँगा इस चीज़ को। तो अब मैं जस्ट यहाँ पे व्हील माउस बटन मैंने फिर से प्रेस किया और मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ लेफ़्ट बटन से, कुछ ऐसे। देखिए यहाँ पे जैसे कर्व आ गया, तो मैंने थोड़ा सा मूव किया माउस को, तो ये इसने ऐसे कर्व हमारे लिए बना दिया। आप इन सभी पॉइंट को जहाँ भी आप क्लिक कर रहे हो इसे बाद में आप एडिट भी कर सकते हो। मेरा ये ट्यूटोरियल आप एंड तक देखिए, नहीं तो अगर आप बीच में इसे स्किप करके देखोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमने इसके ऊपर कैसे इसको अप्लाई किया, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप मिसिंग होने से आप इसे अच्छी तरह से सीख नहीं पाओगे, और जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे। तो ये जस्ट मैं क्लिक करता जा रहा हूँ। तो मैं जो सिलेक्शन है जस्ट जल्दी से कर रहा हूँ ताकि हम इस चीज़ को फटाफट से सीख लें। लेकिन जब आप इस सिलेक्शन को करोगे तो आपने बड़े आराम से प्रॉपर तरीके से उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा आपके सामने यहाँ पे पेन टूल के साथ एक सर्कल आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि इसने सर्कल पूरा कर लिया, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपने क्लिक कर देना यहाँ पे। तो ये अब ये आपका सर्कल कंप्लीट हो गया। तो वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि हुआ क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कुछ ऐसे ये इमेज बनी थी, ये कुछ ऐसे हो गई है, यानी हमने उसके ऊपर एक छोटी सी आउटलाइन बना लिया। तो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ वहीं पे ताकि हम इसे रख दें। अब जो इमेज के ऊपर हमने ट्रांसपेरेंसी लगाया था हम उसको ख़त्म कर देते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए हम फिर से यहाँ पे जाएंगे ट्रांसपेरेंट टूल में। यहाँ पे क्लिक करके आपने एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी टूल को नहीं भी यूज़ करना चाहते तो भी उसके बगैर ये काम हो सकता है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इमेज पे क्लिक करना है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना। पहला स्टेप पर क्या रहेगा, इमेज पे क्लिक करना है, इस
बॉर्डर पे नहीं या पेन पे नहीं जो आपने पेन बनाया है, आपने इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है इफ़ेक्ट के मेन्यू में, और इफ़ेक्ट के मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पावर क्लिप। पावर क्लिप के अंदर पहला ऑप्शन ही है प्लेस इनसाइड फ्रेम, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके साथ स्क्रीन पे कोई एरो नज़र आएगा, तो आपने क्या करना है, जो आपने पेन लगाया था, अभी आपने जो पेन बनाया उस पेन में कहीं भी पेन के ऊपर प्रेस कर दो। जैसे आप प्रेस करोगे तो आपकी जो वो इमेज है उस बॉक्स के अंदर, जो भी आपने पेन से एक शेप बनाई थी उसके अंदर वो इमेज इंसर्ट हो गई है। अगर आपको ये जैसे ब्लैक लाइन बॉर्डर पे नज़र आ रही है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए कलर पैलेट में, यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए तो वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब मैं कोरल ड्रॉ यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मैंने टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किया है, तो जब भी मैं उसमें टाइप कर रहा हूँ तो हमेशा कुछ ऐसे सिंबल आने शुरू हो जाते हैं। जब फिर उसके बाद मैंने यहाँ से जब मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ तो वो प्रॉपरली सेलेक्ट होता है, लेकिन फिर भी जब दोबारा से मैं नया टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो फिर से सिंबल आने शुरू हो जाते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक आता है। तो ऐसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, जो भी कोरल ड्रॉ के अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाहते हो आप, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया होगा तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे। जैसे आप मान लो मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोरल ड्रॉ स्टार्ट करूँ तो उस टाइम में सिर्फ वही फ़ॉन्ट आए और कोई फ़ॉन्ट ना आए। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है ये एक विंडो नज़र आएगी। तो यहाँ पे दिया होगा कि आप डिफ़ॉल्ट क्या सेटिंग रखना चाहते हो। तो मैंने इसे बताया कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए मैंने एरियल ब्लैक का फ़ॉन्ट अभी मैंने सेलेक्ट किया था, वो फ़ॉन्ट जो है वो हमेशा रहे, मैंने ओके किया। अब मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप करूँगा वो जो भी मैंने उसमें साइज़ लिया था उस साइज़ के हिसाब से आएगा। तो देखिए ऐसी कभी भी प्रॉब्लम आए तो आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करते हो, मान लो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। अगर मान लीजिए मैंने कोई फ़ॉन्ट नहीं सिलेक्ट किया, अभी कुछ सिलेक्ट नहीं है, और मैं सीधा टेक्स्ट पे जाके ऐसे कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जब ये विंडो आए तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए पूछ रहा है। अगर आपने वो सेट कर दी तो हमेशा के लिए आपका वो फ़ॉन्ट सेट हो जाएगा।